सही? फैसल बताइए। यस मैम। सो फिर जवाब भी दें मुझे। आपने 4A एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए हैं? कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको चैलेंजिंग फील हुआ और आप उसको नहीं हैंडल कर पाए हैं, नहीं हो सका? इज देयर एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसमें अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड। तो टोटल 52 कार्ड्स में से कितने कार्ड्स रेड होते हैं? ये हमारे सैंपल स्पेस का काउंट है। सो रेड कार्ड्स कितने होते हैं टोटल? बताइए। 26। 26 होते हैं। सो आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त अपने इस इवेंट का काउंट डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस का काउंट। इसी तरह आप ये वाला क्वेश्चन देखें, अब पिक्चर कार्ड, और साथ में बता दिए कि के, क्यू और जे जो कार्ड्स होते हैं उनको हम पिक्चर कार्ड्स। सो मेरे 52 कार्ड्स में कितने कार्ड्स ऐसे होते हैं जो पिक्चर कार्ड्स होते हैं? 12, क्योंकि 3 कार्ड्स डायमंड के पिक्चर होंगे, 3 हार्ट के होंगे, 3 क्लब के और 3 स्पेड के। सो इसके लिए आपके इवेंट का काउंट डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस का काउंट। एन ऑनर कार्ड, ऑनर कार्ड्स उन्होंने आपको बता दिए कि 10, जे, क्यू, के एंड ए। ये जो 5 कार्ड्स होते हैं ना, इनको हम ऑनर कार्ड्स बोलते हैं। सो अब आप देखें कि ये 5 कार्ड्स सिर्फ डायमंड के तो नहीं होंगे ना, हार्ट के भी होंगे, क्लब के भी और स्पेड के भी। तो टोटल कितने ऑनर कार्ड्स आपके 52 कार्ड्स में? 5 हर लोगों के साथ कार्ड्स होंगे। 5 डायमंड के ये होंगे, 5 हार्ट के, 5 क्लब के एंड सो टोटल ऑनर कार्ड्स कितने होंगे मेरे कार्ड्स में से, 52 कार्ड्स में से? 20। वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्योंकि 5 ये वाले कार्ड्स डायमंड के, 5 ही हार्ट, क्लब और स्पेड के। तो 5 4s आर 20। 4 कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी में 4 कार्ड्स होंगे। इनमें से ये बताइए कि रेड ऑनर कितने होंगे, यानी रेड कार्ड एंड ऑनर भी होगा। ऐसे कितने कार्ड्स होंगे जो रेड एंड ऑनर होंगे? 10 कार्ड्स होंगे। एंड आउट ऑफ 52 में से 10 कार्ड्स ऐसे होंगे जो आपको रेड भी लोगो बनना होगा उनके ऊपर, और वो ऑनर कार्ड्स भी होंगे। फिर ई पार्ट में वो कहते हैं कि रेड और एन ऑनर और बोथ। तो इसको हम किस तरह से करेंगे? रेड, ऑनर और बोथ। जब और होता है हमारे लिए प्रोबेबिलिटी में, तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं? हाँ जी, ये हमने सीखा था लास्ट टाइम। और को प्रोबेबिलिटी में क्या कंसीडर करते हैं? इज इट कॉल्ड लाइक यूनियन हम कंसीडर करते हैं? यस मैम। सो रेड और ऑनर, इसी में बोथ वाला पार्ट भी आ जाता है, क्योंकि इसका आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अब आइए मैडम। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। सो अब बताइए मैं इसको किस तरह से ओपन करूं? ये फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच माइनस आर एंड एच। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। इफ समथिंग इज कॉमन बिटवीन, तो वो वाली टर्म हमने यहाँ पर लिखनी होती है। वो अलग बात है कि अगर 2 इवेंट्स में कुछ भी कॉमन ना हो तो हम इसको 0 भी लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, लेकिन पहले स्टेप में आपने ये कंप्लीट फॉर्मूला याद रखना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मेरे पास है 26/52 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑनर इज 20/52। और ऐसे कितने कार्ड्स थे जो रेड एंड ऑनर हैं? वो 10/52 हैं।
सो आप इस फॉर्मूला में ये आंसर जब इनपुट करते हैं 46 और 46 में से 10 आप माइनस करेंगे तो 36/52 इज योर आंसर फॉर दिस ई पार्ट जो लास्ट वाला है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रेड और एन ऑनर और बोथ. सो यहाँ पर इस फॉर्मूला में रेड ऑनर एंड बोथ दोनों वाली तीनों बातें इसमें आ जाती हैं. सो ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट इस तरह से करना है. फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. 2 dice are thrown simultaneously. Find the probability that the total is 7. अब मुझे बताइए कि 2 dice rolling एक्सपेरिमेंट में आपके पास टोटल कितनी आपके सैंपल स्पेस का काउंट होता है, क्या आउटकम्स होती हैं टोटल? 36. वेरी गुड, वेरी गुड. ये 4 और 5 एंड 6 और इसी तरह यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 so on. आपने 1 से 36 आउटकम्स अपने पास लिख के आप संभाल लें इनको. अब आपने देखने द टोटल इज 7. टोटल 7 हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, बल्कि ये मैं आपको सिखाती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था. मैं 1 यहाँ पर लिख लेती हूँ, आप अपने पास इसी तरह से लिखकर सेव कर लीजिए. 1 and 6 and 2 and 1, 2 and 2, 2 and 3, 2 and 4, and 3 and 1 है, 3 and 4, और फिर ये 4 and 1 है. It's 4 1, 4 2, 4 3, and then 5 4 है, 5 5 है, and here we will have 5 6. The last one is 6 5 and 6 6. इसमें मैं आपको पॉइंट आउट कर देती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट बातें ताकि आपको आसानी रहे अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में. अब क्वेश्चन में वो जिस तरह इन्होंने यहाँ पर कहा है ना कि द टोटल इज 7, ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ये डायगोनल्स आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बताते हैं. आप यहाँ पर देखें, ये वाला मेरा पॉइंट है जिनमें मुझे टोटल 7 मिलता है, ठीक है. आप इसी पॉइंट से यूं डायगोनली यूं आते जाएंगे ना इस तरह से, तो यहाँ पर वो सारी आउटकम्स आपको नजर आएंगे जिनका टोटल जो है वो 7 होगा. इसी तरह अगर टोटल 8 की बात की जाएगी ना, तो ये वाला वो सारी डायगोनल में ये वाली सारी आउटकम्स वो होंगी जिनका टोटल 8 होगा, टोटल 8. इसी तरह ये वाला डायगोनल जो है जो 3 6 4 5 5 4 6 3, यहाँ पर वो सारी आउटकम्स आपको मिलेंगी जिनका टोटल 9 होगा, ठीक है. अब आप ऊपर नीचे यहाँ पर चेक करें, 5 1 4 2 3 3 4 2. सो इस डायगोनल पे वो सारी आउटकम्स हैं जिनका टोटल इज 6 एंड सो ऑन. सो ये लास्ट वाले पे आपको टोटल 12 मिलेगा, ये सिर्फ एक ही आउटकम होती है, और ओनली 2 आउटकम्स आर हियर जिन पे टोटल 11 होगा. जो आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं ना डॉट्स, उनको ऐड करके हम देख रहे हैं. सो 4 and 6 10 है, 5 and 5, तो यहाँ पर वो सारी आउटकम्स होंगी जिनका टोटल आपको 10 मिलेगा. ये आपने याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होगा. यहाँ पर इन्होंने टोटल 7 की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो आप देखिए मेरे सैंपल स्पेस का काउंट तो 36 है, लेकिन टोटल 7 जो है मेरे इवेंट में टोटल 7 में कितने पॉइंट्स आते हैं, 1 2 3 4 5 and 6. So 6 points are there and probability of total 7 is equal to count in my event divided by sample space का count. So 6/36 is here. ठीक है. So इसी तरह आपने इन आंसर्स को हैंडल करना है, ये सारे आपसे इसी तरह से सॉल्व हो जाएंगे. You just have to keep this sample space with you. So यहाँ से आप फिर सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने कहा है, अ फेयर डाइस इज थ्रोन ट्वाइस इफ द सेकंड स्कोर इज द सेम एज द फर्स्ट. मैंने आपके हाथ में डाइस दिया, आपने उसको रोल करना है. आपने जब डाइस को फर्स्ट टाइम पर रोल किया तो आपको जो भी नंबर नजर आए वो नोट कर लें, डॉट्स.
फिर सेकंड टाइम आप उसको दोबारा से रोल करें। अगर तो पहला और दूसरा सेम है ना, यानी 1 1 2 2 3 3, तो आपने उसको बारी अपनी कंसीडर ही नहीं करना, आपने दूसरी बारी को एक और बारी से रिप्लेस कर देना, एक और टर्न आपने करनी है। सो वो टर्न में भी अगर आपको सेम आए तो आपने सेम एक और टर्न करनी है। इसका मतलब है इन अदर वर्ड्स दे आर टेलिंग यू कि ये जो सेम सेम वाला है ना, इसको आप शामिल ही ना करें अपने सैम्पल स्पेस में, क्योंकि अगर आपका सेकंड टर्न में सेम आंसर आएगा तो उसको आपने कंसीडर नहीं करना। ये आप 6 टोटल आउटकम्स थी, इनको आपने इरेज कर देना है। सो यहाँ पर सिंपल आप यूं मार्क कर दें इस तरह से। ये मैं 4th क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। सो अब आपके पास बाकी इन 6 आउटकम्स को आप निकाल देना, तो बाकी आपके पास 30 आउटकम्स रह जाएंगे। सो यहाँ पर इस वजह से आपका जो सैम्पल स्पेस होगा ना, उसमें मेरी जो टोटल आउटकम्स होंगी वो 30 होंगी इंस्टेड ऑफ 36। ये आपने याद रखना है। अब वो जो आपकी 30 आउटकम्स का सैम्पल स्पेस ये बन गया ना, जिसमें से आपने ये रिपीटिशन वाले मिटा दिए हैं सारे, इस सैम्पल स्पेस को यूज करते हुए आपने ये सारे आंसर्स देने हैं, और सैम्पल स्पेस का काउंट आपने 30 रखना है। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, ma'am. अब मुझे ये बताइए कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आप लोगों ने किया? आप लोगों का मैंने नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा ना मंडे को, उसमें मैंने एक्सरसाइज 4A का क्विज रखा हुआ है। आपने ये 4A एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और अब से ऑनवर्ड आपकी जो भी क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स होंगे वो मैं आपके इसी तरह से छोटे छोटे क्विज रखूंगी 5 मार्क्स के। उनमें से जिसके जितने जितने नंबर आते जाएंगे ना, वो आपकी क्लास पार्टिसिपेशन लगती जाएगी। एग्रीड? रिपीट कर दे मैम, क्या कहा अभी? आप लोगों के क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स जो है ना, वो अब तक के तो मैं आज अपलोड कर देती हूँ। सो नेक्स्ट जो आपके, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स लगाऊंगी तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे हमने तो आंसर दिया था और आपने 0 लगा दिए, क्योंकि मैंने तो लिस्ट में सारा कुछ अपडेट किया हुआ ना जब मैं नाम बोलती जाती हूँ, तो आप लोगों को उस पर डाउट होगा। अब नेक्स्ट टाइम से मैंने क्या किया कि 5 क्वेश्चंस का एक छोटा सा क्विज रख लिया करेंगे हम हर क्लास में, जो कि लेसन में से ही होगा, जो मैंने लेसन पढ़ाया होता है। सो वो क्विज जो कर लेगा उसके क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स अपडेट हो जाएंगे, जो नहीं करेंगे उनके 0 लग जाएंगे। आप लोग मुझे बहुत जो है ना वो अजीब सा फील होता है कि क्लास में मुझे आंसर ही नहीं दे रहे होते, चुप करके पता नहीं क्लास लॉगिन करके कहाँ पहुंच जाते हैं। ऐसे नहीं करना होता। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 अब क्विकली मेरे साथ करें। मैं आपके नाम बोलती जा रही हूँ, आप सब लोगों ने ये क्वेश्चन मेरे साथ करने हैं। रोल नंबर 16, रोल नंबर 19 एंड 23। दानियाल, और रोल नंबर 19 है, रोल नंबर 16। ये जरा क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ करिए। ये मुझे बताइए कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है कि अ बैग कंटेन्स 10 काउंटर्स ऑफ विच 6 आर रेड एंड 4 आर ग्रीन। सो बैग बना लेते हैं कि यहाँ पर दिस इज द बैग। इस बैग में मेरे पास 6 काउंटर्स जो हैं वो रेड कलर के हैं और 4 काउंटर्स जो हैं वो ग्रीन कलर के हैं। A counter is chosen at random, its color is noted. आपने एक काउंटर रेंडमली यहाँ से पिक किया और उसका कलर आपने नोट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने उस काउंटर को वापस बैग के अंदर डाल देना है। उसके बाद बैग को दोबारा शफल करें और एक और काउंटर आप पिक कर लें। तो दिस इज योर फर्स्ट काउंटर एंड दिस इज योर सेकेंड काउंटर। सेकेंड काउंटर का भी आपने कलर ही नोट करना है। The second counter is then selected at random. Find the probability that both counters are red. कि आपका पहला सिलेक्ट किया हुआ भी रेड है और दूसरा सिलेक्ट किया हुआ भी रेड है। सो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड काउंटर क्या होगी। जी रोल नंबर 19। काउंट ऑफ द रेड काउंटर्स डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस का काउंटर। ये हमारा होता है ना फॉर्मूला। आप बताइए मैं क्या लिखूं यहाँ न्यूमरेटर में। अच्छा, इधर 10 आ गया
वेरी गुड। पर वो सो काउंट ऑफ रेड नंबर 6 जो है। वेरी एक्सीलेंट। और इसी तरह जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन काउंटर लिखूंगी तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? 4/10 4/10। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो एक बात आप याद रखिएगा कि जब वी हैव टू पिक वन बाय वन, जिस तरह का ये एक्सपेरिमेंट का केस है, तो यूज ऑलवेज द ट्री डायग्राम। और ट्री डायग्राम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जब नेक्स्ट चलते हैं ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो उसमें हमने ट्री डायग्राम को यूज करना है। अब इसमें ट्री डायग्राम स्केच करना आप मेरे साथ सीखिए। पहला काउंटर, फर्स्ट काउंटर, और यहाँ पर सेकंड जो पिक हमारी होगी उसकी इंफॉर्मेशन होगी। सो फर्स्ट काउंटर अगर मैं इस बैग में से पिक करूं तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है? वो काउंटर किस किस कलर का पिक हो सकता है? रेड एंड ग्रीन, दो ही तो ऑप्शन है। वेरी गुड, दो ही ऑप्शंस हैं। सो फर्स्ट जब मैं पिक करूंगी तो मेरा काउंटर या तो ग्रीन मिलेगा या फिर रेड मिलेगा। सो साथ ही यहाँ पर आप इनकी प्रोबेबिलिटीज भी लिख लें। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है 4/10 और रेड की प्रोबेबिलिटी है 6/10। यूं हम अपना ट्री डायग्राम कंप्लीट करते हैं। अब आपने जो काउंटर निकाला था बैग में से उसको वापस बैग के अंदर डाल देना है। सो मेरे बैग में दोबारा से 10 काउंटर्स पूरे के पूरे हो गए। 10 काउंटर्स अगेन मेरे पास कंप्लीट हो गए। अब क्या होगा कि मुझे दोबारा से उसमें से काउंटर सेलेक्ट करना है। अब बताइए कि जो मैं दूसरा काउंटर सेलेक्ट करती हूँ, क्या जरूरी है कि वो ग्रीन ही हो? नो मैम। रेड भी हो सकता है। यस। सो अगर फर्स्ट काउंटर रेड था तो फिर क्या होगा? क्या सेकंड काउंटर हमेशा रेड ही होगा? नो मैम। नो मैम, दोनों हो सकते हैं। वो ग्रीन भी हो सकता है। अगेन यहाँ पर जब मैंने पहला काउंटर निकाल दिया, उसको वापस बैग में डाल दिया, तो मेरे पास ग्रीन काउंटर्स की प्रोबेबिलिटी फिर क्या होगी? 4/10। वेरी गुड। और रेड्स की मेरे पास 6/10 ही होगी। अगेन देन ग्रीन्स के लिए मेरे पास 4/10 और 6/10 रेड के लिए ही होगी। अब ये वाला वो पॉइंट, यहाँ तक मेरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया क्योंकि मुझे सेकंड पिक ही करनी थी और एक्सपेरिमेंट स्टॉप कर देना था। अब जब यहाँ पर आप अपनी ब्रांच, ट्री की ब्रांच को एनालाइज करते हैं तो आपकी आउटकम्स जो बनेगी वो मैं इनके साथ ना सबस्क्रिप्ट बता देती हूँ। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज सेकंड। ये भी सेकंड है और ये भी सेकंड है, ताकि हमें याद भी रहे कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये सेकंड है। सो यहाँ पर जब मैं आउटकम लिखूंगी तो बताइए मैं क्या लिखूं? इस ब्रांच को फॉलो करें आप, इस ब्रांच को, ये ब्रांच यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम क्या आउटकम लिखें अपनी? फर्स्ट ग्रीन एंड सेकंड ग्रीन, ऐसा ही है। यस मैम, ग्रीन। अब ऐसा यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? इसी फॉर्मेट को अगर आप फॉलो करें तो फर्स्ट इज ग्रीन एंड सेकंड इज रेड। सेकंड इज रेड। वेरी गुड। रेड ग्रीन और रेड रेड। फर्स्ट इज ग्रीन, रेड एंड सेकंड इज ग्रीन। अब यहाँ पर फर्स्ट रेड होगा एंड सेकंड ऑल्सो इज रेड। अब असल में जो इम्पोर्टेंट बात है, इनकी प्रोबेबिलिटीज को अपने कैलकुलेट करना है। सो अब मुझे बताइए कि अगर मेरा फर्स्ट जो बॉल है वो ग्रीन थी, तो क्या कोई ऐसी डिपेंडेंसी है कि क्योंकि पहली ग्रीन आई थी तो अब दूसरी तो लाजमी ग्रीन होगी? नो मैम, क्योंकि आप, हाँ, क्योंकि आपने बॉल पिक की थी ना और बॉल को वापस भी डाल दिया था, तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी भी 4/10 है और सेकंड भी 4/10 है, सेम है, उनमें कोई चेंज भी नहीं आएगा। सो ऐसे केस में इंटरसेक्शन जो होता है वो हमेशा मल्टीप्लीकेशन में हम बदल देते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ G2। अब यहाँ पर मुझे बताइए कि ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4। 4/10। मैं 4/10 में रहती हूँ क्योंकि सो 4/10 पहले ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है और मल्टीप्लाइड बाय दूसरे ग्रीन की प्रोबेबिलिटी। अब इसी फॉर्मेट में आप यहाँ पर मुझे बताइए और फाइनल आंसर देखिए कि क्या होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 4/10 into 6/10। वेरी गुड।
सो इट्स 4/10 मल्टीप्लाइड बाय 6/10 और मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखूंगी 24/100 इज इक्वल मैम टू अगर ये 0। डिपेंडेंट हो जाता तो क्या करती हो? ये इंडिपेंडेंट ही है। अगर डिपेंडेंट हो जाता ना तो यहाँ पर जो ये वाला प्रोबेबिलिटीज के आंसर है ना सेकंड वाले, ये चेंज हो जाते, ये चेंज हो जाते, उस ये केस फिर में हम सेम फिर ना क्या रहे। करते हैं, मल्टीप्लाई ना? उस केस में फॉर एग्जांपल ये होता है कि अगर मैं आपसे कह देती कि जो फर्स्ट आपने बॉल पिक करनी है ना उसको वापस नहीं बैग में डालना है, तो फर्स्ट अगर ग्रीन निकल गई होती तो सेकंड ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी थी? अब मेरे पास टोटल क्या 10 होते? 3/9 हाँ वेरी गुड, फिर मेरे पास 3/9 इसका आंसर आता है क्योंकि मैंने ग्रीन बॉल जब पिक की ना उसको मैंने बैग से बाहर ही निकाल दिया, उसको मैंने वापस बैग में नहीं डाला सेकंड पिक करने से पहले। सो मेरे पास टोटल भी कम हो जाता और ग्रीन्स भी कम रह जाते। सो अगर पहली बॉल ग्रीन निकल आती है तो सेकंड बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी उस केस में क्या होती? मेरे पास टोटल रिड्यूस होके 9 तो रह जाता, लेकिन क्योंकि पहला ग्रीन निकल गया था तो रेड तो 6 के 6 ही रहते ना। सो ये प्रोबेबिलिटीज चेंज होती जाती है उस केस में जब मेरी ट्रायल्स डिपेंडेंट होती हैं और इवेंट्स डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपने करना प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई ही होता है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब है कि प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई ही करें आप। यू गॉट दिस पॉइंट? सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड एंड सेकेंड ग्रीन, तो it will give you answer again 6/10 4/10 and मैं इसको फिर इधर ले जाती हूँ। आप लोग पेपर पर मेरे से ज्यादा क्विकली आंसर्स ले सकते हैं। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट भी रेड है एंड सेकंड भी रेड है। 6/10 and 6/10, so you will get 0.36 here। ठीक हो गया? अब आप वापस आ जाए यहाँ पर, उसने आपसे क्वेश्चंस क्या पूछे थे। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देती हूँ, क्वेश्चन ही नजर आएगा फिर यहाँ पर। ये बताए, उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें बोथ काउंटर्स आर रेड। अब आप यहाँ से देखकर बताइए आपकी कितनी आउटकम्स हैं जहाँ पर बोथ काउंटर्स आर रेड हैं, फर्स्ट भी रेड है एंड सेकंड भी रेड है। वन पॉसिबिलिटी है। 1, और वो कौन सी पॉसिबिलिटी है? सबसे लास्ट वाली है। यस मैम। सो बोथ काउंटर्स आर रेड इज दिस वन। अब इसकी प्रोबेबिलिटी का ये जो आंसर है ये आपके ए पार्ट का आंसर है। सेकंड उसने बी पार्ट में पूछा बोथ काउंटर्स आर ग्रीन। अब आप बताइए यहाँ पर कितनी आउटकम्स हैं वेयर यू कैन विजुअलाइज दैट बोथ काउंटर्स आर ग्रीन? फर्स्ट वन मैम, ओनली दिस, 0.16। एग्जैक्टली ओनली दिस वन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट का। अब उसने सी पार्ट में पूछा है कि जस्ट वन काउंटर इज रेड, लेकिन क्या उसने आपको बताया कि वो पहला होगा या दूसरा काउंटर होगा? एक ही काउंटर रेड है बस। सो यहाँ पर देखकर मुझे बताइए ऐसी कितनी आउटकम्स हैं जिनमें एक काउंटर रेड है? 2 है मैम। सिर्फ सेकंड है? 2 है। नहीं मैम, 2 पॉसिबिलिटीज है, ये वाली दो सेकंड और थर्ड। सो या ये हो सकता है और या ये हो सकता है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को आपने ऐड कर देना है। मैंने सिर्फ ये बताया ना आपको कि वन काउंटर इज रेड, तो वो पहला काउंटर भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है, दोनों में से कोई या ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, ईदर दिस वन और दैट वन। सो इन दोनों आंसर्स को आपने ऐड करना है एंड यू विल गेट 0.48। दिस इज द आंसर फॉर योर सी पार्ट। अब आप आ जाइए यहाँ डी पार्ट पे। डी पार्ट में कहा है एटलीस्ट वन काउंटर इज रेड, कम से कम एक तो लाजमी रेड हो। इसमें आपकी क्या क्या ऑप्शंस आएंगी? कम से कम एक तो लाजमी रेड हो। 3 मैम, 3 ऑप्शंस हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एक्सेलेंट। सो दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन, और इन तीनों में और है, either this can happen or this can happen or this can happen। तो आपने क्या करना है, ये जो आपके 3 आंसर्स हैं ये वाले 3 आंसर्स, इन तीनों को ऐड कर देना है, तो you will get your answer for the D part।
डी पार्ट ही था ना ये। अब लास्ट वन है द सेकंड काउंटर इज रेड। अब उसने कहानी आपको सिर्फ सेकंड की बता दी है कि सेकंड तो रेड है ही है, पहले में क्या था वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस सेकंड पे मुझे रेड चाहिए। तो कौन कौन सी आउटकम्स आएंगे इसमें? 2 मैम, सेकंड एंड फोर्थ। वेरी गुड। ई पार्ट में एक ये आउटकम आएगी और ई पार्ट में एक ये आउटकम आएगी वेयर सेकंड काउंटर इज रेड। सो आपने इन दोनों को ऐड करके अपना आंसर बता देना है। याद रहेगा आप, ये बहुत अच्छे से आपने समझना है और इसको करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी आपको मिलेगा और उसको मैंने करना आपको बता दिया है किस तरह से करना है। प्रोबेबिलिटीज चेंज होती जाती है ना, वो कंडीशन के सेकंड वाले काउंटर की प्रोबेबिलिटी पहले वाले पे डिपेंड करने लग गई है अब, कि अगर पहला ग्रीन था तो दूसरे का न्यूमरेटर फिर आपने कम करना है, डिनोमिनेटर तो होगा ही होगा कम जब आप काउंटर ही निकाल के बाहर रख देंगे। ये केस हम इंशाल्लाह सेकंड वाले के साथ डिस्कस करेंगे। सो दीज 5 क्वेश्चंस आर डन, योर 4A एक्सरसाइज इज हम इसको कंप्लीटेड। पेस्ट कर दो। जी मैं कर दूंगी पेस्ट। आप लोगों ने एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से खुद करना है, क्योंकि आई बिलीव कि जब आप खुद क्वेश्चन करेंगे तो आप थोड़ा सा सोचेंगे कि ये इसको हमने और है इन बिटवीन, तो आप क्या करें। सो प्लीज अपने हाथ से एक एक क्वेश्चन करें। इट विल टेक हार्डली योर 10 मिनट्स इस एक्सरसाइज को करने में। ठीक हो गया? ये जो हमने क्वेश्चन किए हैं मैं ये यहाँ पर पेस्ट भी कर देती हूँ। सो मैं वंस ज्वाइनिंग ऑप्शन देकर फिर अटेंडेंस को हम फाइनल कर देते हैं। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बेसिकली हमने स्टार्ट करना है आज और इट शुड बी कंप्लीटेड टुडे, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी स्पीड हमारी कम हो गई है तो कंप्लीट हम इसको कोशिश करते हैं। लेट्स से कहाँ तक जाते हैं हम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें द कंडीशन इज इम्पोज्ड ऑन द सैंपल स्पेस। लेट मी ओपन एन अदर, क्योंकि ये फिर मैंने पेस्ट करने हैं। आपके पास क्वेश्चन अगर आपको इस तरह से दिया जाता है, ये बात आप याद रखिएगा कि कंडीशन हम इम्पोज करते हैं। कंडीशन इज इम्पोज्ड ऑन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस पे हम कोई ना कोई कंडीशन इम्पोज करा के मेक इट रिड्यूस्ड, इसको कम बनाते हैं हम। क्योंकि जब आपको कहीं भेज दिया जाए कि इतना बड़ा बॉक्स है या इतना बड़ा पूरा घर है उसमें से ढूंढें आप, सो अगर आपको बता दिया जाए कि वहां पर ये लोकेशन है, मे बी ओनली इन द किचन यू कैन फाइंड दैट ऑब्जेक्ट, तो वो आपके लिए आसान हो जाता है ना। अगर आपको कह दिया जाए कि घर में से ढूंढ के लाएं तो वो मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको स्पेसिफाई कर दिया जाए कि सिर्फ किचन में जाकर वहां से ढूंढ के लेकर आए, तो वो आपके लिए काफी आसान हो जाता है कि आपने हर जगह नहीं जाना, डायरेक्टली आपने वहां। तो ये जो आपको कंडीशन बता दी जाती है ना कि ढूंढ के लाएं, लेकिन सिर्फ किचन में ढूंढ के लाएं उस जगह से, तो वो पूरी जगह इन्वॉल्व होगी। और अगर आपको लोकेट कर दिया जाए एग्जैक्टली तो वो कंडीशन इम्पोज करके हमारा सैंपल स्पेस रिड्यूस हो जाता है। लेट्स से दिस इज योर यूनिवर्सिटी और कोई भी पर्सन जो मे बी इन सराउंडिंग्स में कहीं पर भी हो सकता है, आपको कॉल आती है कि हमें यूसीपी आने का रास्ता समझा दें कि हम कहाँ पर जो है ना किस तरह से यहाँ पर आ सकते हैं, कहाँ है यूसीपी। सो आप जब उनसे ये क्वेश्चन कर देते हैं ना, अगर तो आप उनको खुद ही अपने तरीके से बताना स्टार्ट कर देंगे तो यू डोंट नो कि वो पर्सन इन जगहों में कहाँ किस जगह पर मौजूद है। सो हर जगह से आने का रास्ता है, हर जगह से। सो हो सकता है इट विल टेक मोर टाइम, लेकिन अगर आप उससे क्वेश्चन ही फर्स्ट अपना ये पूछते हैं ना कि वेयर आर यू राइट नाउ, so now it will take I guess only 1 to 2 minutes to tell him or her कि आप यहाँ से आ जाएं। Let's say the person tells you कि हम यहाँ पर खड़े हैं, so आप ये भी नहीं बताएंगे, ये सारी ऑप्शंस आप कैंसिल कर देंगे और आप सिर्फ उसको टू दी पॉइंट होकर यहाँ से यहाँ आने का रास्ता बता देंगे। so जो आपका टोटल होता है ना, उसके आप
आप कंडीशन इम्पोज करके ना उसको श्रिंक कर देते हैं, उसको ट्रिम कर देते हैं, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन उसमें से निकाल देते हैं, और बाकी का जो आपके पास रह जाता है उसमें से आप अपनी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहती हूँ कि हमारे पास 17 हमारे पास गर्ल्स हैं और 13 जो है वो हमारी क्लास में बॉयज हैं, और टोटल हमारी क्लास की स्ट्रेंथ 30 है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 गर्ल्स जो हैं वो लेफ्ट हैंडेड हैं और जो 6 बॉयज हैं वो लेफ्ट हैंडेड है। लेफ्ट हैंडेड मीन्स के हैंड राइटिंग सॉर्ट ऑफ। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी क्लास में जो 30 स्टूडेंट्स हैं उनमें से मैंने एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट करना है एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज लेफ्ट हैंडेड, तो आप किस तरह से मुझे आंसर देंगे? यहाँ पर तो आप टोटल काउंट लिखेंगे और यहाँ पर जिस इवेंट को आप ढूंढ रहे हैं उसका काउंट लिख देंगे आप। अब आप मुझे बताएं यहाँ किस तरह से मैं फ्रैक्शन लिखूं? मेरे पास स्टूडेंट्स का काउंट क्या है टोटल? 30 और लेफ्ट, हाउ मेनी आर लेफ्ट हैंडेड? 11 मैम 11 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट। सो मेरे पास जो फ्रैक्शन लेफ्ट हैंडेड की हो जाएगी दैट इज 11/30। अब आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने कोई फॉर्म फिल करवाना है और उसमें आई नीड टू सिलेक्ट ओनली गर्ल्स, सिर्फ आई नीड टू सिलेक्ट वन गर्ल, ठीक है। एक हमने जो है वो फीमेल स्टूडेंट को पिक करना है कि हमने फॉर्म फिल करवाना है। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं आपको मेंशन कर रही हूँ कि आई जस्ट नीड टू पिक अ गर्ल टू फिल दैट फॉर्म, तो क्या मुझे 30 में से सिलेक्ट करना चाहिए या फिर मुझे 17 में से सिलेक्शन करनी चाहिए? 17। सो ये जो मैंने एडिशनल आपको इंफॉर्मेशन बता दी है ना कि आई नीड टू सिलेक्ट अ गर्ल, क्योंकि ये टास्क सिर्फ गर्ल परफॉर्म करेंगी, तो उनके लिए मुझे फिर 30 में से सिलेक्शन नहीं करनी चाहिए। सो यहाँ पर आप देखें कि मैंने अपना सैम्पल स्पेस अब 30 नहीं रखना, मुझे अब 17 जो गर्ल्स के रोल नंबर्स हैं उनकी एक लिस्ट बना के उनमें से रैंडमली आई शुड पिक वन गर्ल, क्योंकि अगर मैं 30 वाली लिस्ट में से पिक करूंगी रैंडमली तो हो सकता है कि वो फर्स्ट बॉय पिक हो जाएं, फिर सेकंड बॉय पिक हो जाएं, सो टाइम हमारा उसमें काफी इन्वेस्ट हो जाएगा। सो टू द पॉइंट रहने के लिए हम क्या करेंगे कि सिर्फ गर्ल्स में से पिक करेंगे। अब मैं आपसे कहती हूँ कि प्रोबेबिलिटी मुझे बताएं कि लेफ्ट हैंडेड गर्ल सिलेक्ट हुई है, तो आप वो प्रोबेबिलिटी मुझे किस तरह से बताएंगे? बिकॉज यू आर 5/70 Excellent, very good. You will write this fraction as 5/17, क्योंकि अब आप सिर्फ गर्ल्स में से वन गर्ल को पिक किया एंड प्रोबेबिलिटी दैट the selected girl is left-handed is 5/17. So probability of left-handed ये भी है और probability of left-handed को मैं इस तरह से ही लिख रही हूँ यहाँ पर भी, तो दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ? देखने वाले को पता चलना चाहिए ना कि ये तो लेफ्ट हैंडेड की प्रोबेबिलिटी आपने 30 में से ली हुई है और इसको भी आप L कह रहे हैं और इसको भी L कह रहे हैं, तो हमारा लिटरेचर हमें सिखाता है कि यहाँ पर यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन, ये लाइन मार्क करें और यहाँ पर आप बताएं कि ये जो लेफ्ट हैंडेड है इट्स ओनली आउट ऑफ गर्ल्स, ये सिर्फ आपने गर्ल्स में से सिलेक्ट किया है, तो फिर आपने प्रोबेबिलिटी लेफ्ट हैंडेड की ही बताई है बट ओनली फ्रॉम द गर्ल्स। यू गॉट दिस पॉइंट? सो ये चीज जो है ना आपको आपके लिटरेचर में हमेशा बताया जाएगा गिवन दैट, या फिर आपको बताया जाएगा इफ से। अगर वो कहें इफ ओनली गर्ल्स आर सेलेक्टेड, girls are to be selected, if only girls are to be selected, ठीक है। सो अगर इफ के साथ वो आपको ये बता देते हैं या वो आपको बता देते हैं कि given that only the girl is selected, ठीक है, given that only girls are selected, ये दो तरह से आपको इंफॉर्मेशन आपकी बुक में हमारे लिटरेचर में बताई जाएगी। सो इफ गिवन दैट वाली बात है या इफ वाली बात है तो आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करनी है।
और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आपने बाकी सब चीज़ें छोड़ देनी है, सिर्फ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड उसमें से अपनी प्रोबेबिलिटी को ढूंढ के अपने आंसर बता देना है। सो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। अब अगर इसकी एग्जांपल मैं आपको डाइस रोलिंग एक्सपेरिमेंट में भी दूं, तो डाइस रोलिंग एक्सपेरिमेंट में हमारी आउटकम्स 1 2 3 4 5 एंड 6 हैं। 1 डाइस अगर आप रोल करें तो आपको ये 6 तरह के डॉट्स जो हैं वो मिल सकते हैं अगर आप डाइस को रोल करते हैं। सो अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डॉट्स, तो आप मुझे क्या आंसर देंगे? टू डॉट्स आपको वेरी गुड, 1/6 इज द राइट आंसर कि 6 पॉसिबिलिटीज में से सिर्फ वंस हमें 2 नजर आ रहा है। सो 1/6। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डॉट्स तो आपने कैलकुलेट करना है, लेकिन गिवन दैट इवन डॉट्स, ओनली आउट ऑफ इवन डॉट्स। सो अब जो मैंने आपको ये कंडीशन बता दी है ना, ओनली इवन डॉट्स, इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली मेरे पास सैंपल स्पेस में से ये चीज भी खत्म हो जाएगी, ये आउटकम भी खत्म हो जाएगी और ये आउटकम भी खत्म हो जाएगी। बाकी मेरे पास कितनी आउटकम्स रह गई हैं? सैंपल स्पेस अब कंडीशनल हो गया ना, रिड्यूस हो गया, उसको हम कंडीशनल सैंपल स्पेस कह देते हैं क्योंकि मैंने आपको कंडीशन बता दी थी और उसमें से फिर मेरे पास 2 का काउंट जो होगा। सो रिड्यूस्ड यानी कंडीशनल सैंपल स्पेस का काउंट अब कितना है मेरे पास? 1/3। वेरी गुड। अब मेरे पास रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस में सिर्फ 3 आउटकम्स रह गए हैं टोटल, उनमें से एक मर्तबा तो 2 लिखा हुआ है। सो अब आप नोटिस करें कि है ये भी आपके पास 2 डॉट्स की प्रोबेबिलिटी और है ये भी 2 डॉट्स की प्रोबेबिलिटी, बट दिस इज विदाउट एनी कंडीशन एंड दिस इज विद कंडीशन। सो दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इस सेंस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि पूरे के पूरे सैंपल स्पेस में टाइम वेस्ट करने के बजाय आप सिर्फ उस कंडीशन के अंदर रहते हुए आप अपने इवेंट की प्रोबेबिलिटी को बहुत आराम से पिक कर सकते हैं। सो ये वही एग्जांपल है जो 6 बॉयज एंड गर्ल्स लेफ्ट हैंडेड की एग्जांपल दी हुई थी, वो यहाँ पर दी हुई है। अब हम फॉर्मूला अगर डिराइव करना चाहते हैं ना, तो लेफ्ट हैंडेड गिवन दैट की सिर्फ गर्ल्स ही सिलेक्ट करनी है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि गिवन दैट के बाद जो कुछ भी लिखा होगा उसको आप डिनोमिनेटर में रखेंगे हमेशा, और उसका न्यूमरेटर रखते वक्त आप L एंड G लिखेंगे, यानी लेफ्ट हैंडेड एंड गर्ल्स हैं। सो मैं इन अदर वर्ड्स बता रही हूँ कि अब हम जो पिक कर रहे हैं वो लेफ्ट हैंडेड गर्ल्स को सिर्फ पिक कर रहे हैं और टोटल में आपने सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स यहाँ पर लिखनी है। सो टोटल आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स थी यहाँ पर अगर आप देखें, I guess we were here, हाँ यहाँ पर देखेंगे टोटल जो है गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हमने यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेट किया था। एक सेकेंड, तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि फॉर्मूला हम अगर डिराइव करते हैं ना, तो उसमें आपने याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स को आपने यहाँ डिनोमिनेटर में, हमारे पास 17 गर्ल्स थी ना उस एग्जाम्पल में, तो 17 गर्ल्स थी आउट ऑफ 30, और कितनी गर्ल्स लेफ्ट हैंडेड थी? यहाँ पर देखिए 17 में से 5 गर्ल्स लेफ्ट हैंडेड थी, गर्ल्स एंड लेफ्ट हैंडेड। सो उसको आप यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे गर्ल्स एंड लेफ्ट हैंडेड, सो 5/30।
अब माशाल्लाह आप लोगों का मैथ्स मेरे से मुझे यकीन है कि ज़्यादा अच्छा होगा। अगर 5/30 यूँ लिखा हो और 17/30 यूँ लिखा हो तो क्या मैं इस 30 को इस 30 से कैंसिल कर सकती हूँ ना? यस मैम। सो 5/17 हमें आंसर मिल जाता है। और वैसे जुबानी अगर आप कैलकुलेट कर रहे थे तो तभी भी आपने यही वाला आंसर अपना लिया था, ऐसे ही था, ये 5/17 ही हमने आंसर लिया था। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला जो है ये आपने याद रखना है। और ये जो आप डिनोमिनेटर लिख रहे होते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स, ये आपने आउट ऑफ 30 बताना है। और लेफ्ट हैंडेड एंड गर्ल्स ये भी आपने आउट ऑफ 30 यानी टोटल सैंपल स्पेस लेकर बताना है आपने। लेकिन मुझे ये बात बताएं कि अगर मैं कोई भी फ्रैक्शन लिख रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने a/g लिखा, अगर मैं यहाँ पर a और g को 0 कर देती हूँ तो व्हाट विल आई गेट इन आंसर? इजंट इट लाइक कि ये डिफाइन ही नहीं हो सकता? अगर कोई सी भी कांस्टेंट को मैं 0 से डिवाइड कर दूं तो वो वाली मेरी फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाती है ना? यस मैडम। सो ये वाला जो आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है ना कंडीशनल का, ये कंडीशनल फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंस्ट्रेंट है, एक शर्त है कि आपका जो डिनोमिनेटर है ना उसका चांस 0 नहीं होना चाहिए, वो हमेशा 0 से बड़ा है अगर, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये इस फॉर्मूला का कंस्ट्रेंट हाईलाइटेड एंड मेंशन्ड हियर, ये आपने याद रखना है। अब मेरे पास ये जो फॉर्मूला है इसको आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मैं ये फॉर्मेट भी बना सकती हूँ ना इसका। सही कह रही हूँ मैं? और आपने ये चीज याद रखनी है कि एंड इज ऑलवेज रिटन एज इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। सो यहाँ पर हम क्लोजिंग की तरफ चलते हैं, अपने लेसन को क्लोज करते हैं। 2 फॉर्मूलाज यू हैव स्टडीड। एक आप प्रोबेबिलिटी में एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, और एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में आपने क्या किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिया था, एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और दूसरा आपके पास मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसमें आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कह देना है बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर आपने पहले लिख दिया है तो फिर आपने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कर देना है। ठीक है, इफ बी इज रिटन हियर फर्स्ट, अगर आपने बी को पहले लिख दिया है तो फिर आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कर देंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। दीज आर द फॉर्मेट्स फॉर 2 लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक कंडीशन मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है और एक एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है। ये हमने 2 प्रोबेबिलिटी के लॉज किए हैं। हाँ जी, ये कंडीशनल होता है हमेशा, मल्टीप्लिकेशन लॉ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। गिवन है क्यों कर रहे हैं, सैंपल स्पेस तो नहीं है? ए सैंपल स्पेस तो नहीं है, लेकिन रिड्यूस जो मैं सैंपल स्पेस को करती हूँ ना वो ए की वजह से करती हूँ। मैंने सैंपल स्पेस जो रिड्यूस किया था ना, ये वाली जो हमारा ये वाला केस था जिसमें आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट हैंडेड गिवन दैट ओनली गर्ल्स शुड बी सिलेक्टेड। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये जो जी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स, ये कंडीशन इम्पोज कर दी थी कि मैंने सिर्फ और सिर्फ जो सिलेक्शन करनी है वो गर्ल्स में से करनी है, बॉयज में से नहीं करनी है। सो ये जो कंडीशनल इंफॉर्मेशन होती है ना वो हमेशा यहाँ पर हम लिखते हैं। ये तो उसका जनरलाइज्ड फॉर्मेट में आपको बता रही हूँ कि ये जनरलाइज्ड फॉर्मेट है, इक्वेशनल फॉर्मल, एंड दिस इज एक सैंपल पे हम जी जी, यू गॉट दिस पॉइंट? आपको क्लियर हो गया?
मैम इस तरह आपने ए को सैंपल स्पेस नहीं बना दिया, बी गिवन दैट ए करके। ये ए सैंपल स्पेस ही होता है, लेकिन ये रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस होता है। सो बी गिवन ए भी हो सकता है, और हो सकता है किसी क्वेश्चन में, डिपेंड करता है ना आप किस इवेंट का क्या नाम रखते हैं। तो आपको दूसरा फॉर्मेट भी याद होना चाहिए कि अगर ए गिवन बी हो जाए तो फिर क्या हो सकता है। ये जो डिनोमिनेटर होता है ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, डिनोमिनेटर सैंपल स्पेस ही होता है। लेकिन इस वाले केस में, इस एग्जांपल में, ये तो कंडीशन थी जिसने मेरा सैंपल स्पेस रिड्यूस कर दिया था। सो वो जो रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस मेरा होगा वो अभी भी डिनोमिनेटर नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह से गर्ल्स में से ही सिर्फ आपको सैंपल स्पेस सेलेक्ट अपनी जो पिक करना है ना आपने, वो सिर्फ गर्ल्स में से सैंपल पिक करना है। सो यहाँ पर भी जो मेरी क्लास थी बॉयज एंड गर्ल्स की, वो पूरी जो थी वो मेरे पास 30 स्ट्रेंथ थी, लेकिन गर्ल्स उसमें से 17 थी। तो अब आप देखें कि 17 वाला मेरा हमेशा डिनोमिनेटर ही होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी लेते वक्त आप उसको टोटल अपने सैंपल स्पेस से डिवीजन दे रहे होते हैं कि आई एम कंसिडरिंग दिस कंडीशन आउट ऑफ दिस 30। जो काउंटर वाली हमने एग्जांपल की है ना, वो एग्जांपल हम यहाँ पर आके दोबारा करेंगे। अब आप देखेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, वो ट्री डायग्राम से हमें सॉल्व करना होंगे। सो दैट वाज द रीजन कि मैंने वो आपको क्वेश्चन काफी थॉरोली करवाया कि आपने ट्री डायग्राम को भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फॉर्मेलिटीज होती हैं कि आप आउटकम्स के साथ साथ प्रोबेबिलिटीज भी लिखते चले जाएं, ताकि आपको फाइनल कंक्लूजन में आसानी हो जाए। सो ये ट्री डायग्राम के साथ आपने अगर आप ये वाली एग्जांपल को फॉलो करते हैं तो ये आपको अब समझ आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको ट्री डायग्राम थॉरोली समझा दिया है। सो अब आपको ये एक मर्तबा इसको गो थ्रू कीजिएगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फ्रॉम हियर ऑनवर्ड हम क्वेश्चन इसके करेंगे। 4A एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर लीजिएगा, और ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसको आपने ट्री डायग्राम से अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, एंड आई बिलीव कि ये हो जाएगा। सिर्फ ट्री डायग्राम की लॉजिक को आपने समझना है, जो हमने किया भी है। सो फ्रॉम द इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऑनवर्ड हम नेक्स्ट लेसन में अपना स्टार्ट करेंगे, और फिर हम ये 4B एक्सरसाइज जो है हमारी, इसको इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया? मैम वो जो मल्टीप्लिकेशन लॉ है उसमें से ए यूनियन भी आप माइनस भी करेंगे या नहीं? मल्टीप्लिकेशन लॉ में कुछ भी माइनस नहीं करना होता हमने। मल्टीप्लिकेशन लॉ में सब्ट्रैक्शन नहीं करनी होती हमने। ये देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ जो है ना वो फर्स्ट फॉर्मेट जब हम लिख लेते हैं ना उसका, ये वाली इक्वेशन, बस उसको यूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम ये वाला फॉर्मेट ले आते हैं। ओके। सो ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है, सबसे पहले आपने इसको याद रखना है। तो ये जब हमें मिल जाए तो हम माशाल्लाह मैथ्स हमारा अच्छा होता है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये सेकंड फॉर्मेट खुद ही ले लेते हैं। ठीक हो गया? ओके मैम। थैंक यू सो मच। दिस इज